अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आईएमएफ का हुकूमत को टफ टाइम, फार्म की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे और फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे भी आवाम को यहाँ पे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस वक्त माशी तौर पे मुल्क जो है वो बहरान का शिकार है, सियासी अफरा तफरी है और अपोजिशन चाह रही है कि किसी तरह मुल्क फौरी तौर पे इंतखाबात में जाए। इन तमाम हालात में क्या मुल्क इस वक्त आम इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? दूसरी तरफ सियासी गिरफ्तारियाँ जारी हैं और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनका ये कहना है कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हमारे ऊपर केसेस नहीं है, बोलने की हमारी ज़बान बंदी की जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत का सारा जोर जो है वो गिरफ्तारियों के ऊपर है और अवाम को रिलीफ देना था। अवाम से वादा किया था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो इतनी तजर्बेकार नहीं थी, हम चीज़ें मैनेज करेंगे, बेहतर तरीके से IMF को डील करेंगे। तमाम चीज़ें बैक बाउंस कर गई और इस वक्त तक अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम की दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं और IMF की शराइत सख्त से सख्त होती जा रही हैं। और अब जब IMF से पैसे मिलेंगे तो मज़ीद आपको टैक्सेस भी लगाने होंगे, तो उसका जो बोझ है वो बराह रास्त आम आवाम पे पड़ेगा। एलीट क्लास को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है उनके पास सर्वाइवल और उनका बिज़नेस ही इतना आउट क्लास है। तो इस पूरे अमल में सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ रहा है वो आम आवाम पे है और रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, जो कि दावे किए जा रहे थे। साथ ही साथ इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है वो और ज़्यादा इस पूरे माहौल को ख़राब कर रहा है और APC बुलाई जाएगी। APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की जो इतलात हैं वो ज़्यादा शिरकत नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमें दावे किए जा रहे हैं कि जी आप APC में आएँ और दूसरी तरफ हमारे जो लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इस तरह तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। और ज़रूरी था, ये मौका था कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी किया जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो एटीट्यूड दिखाया जा रहा है उसमें लग नहीं रहा कि मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे खुश असलूबी से। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक के हवाले से भी बार बार तब्दीली आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में। अब उसके लिए जो मेंबरशिप कैंपेन भी चलाई जा रही है और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने लीगल जो टीम है उससे भी वो हिकमत अमली मुरतब करेंगे कि क्या करना होगा और कैसे इसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। इस वक्त खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं नाअहल हूँ और लगता है अब भी बाजवा की पॉलिसी चल रही है। खान साहब बार बार ये बातें करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ़ौरी इंतखाबात चाह रहे हैं, फ़ौरी इंतखाबात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो 33 ज़िमनी इंतखाबात हैं उस वाले से असद उमर और अली अमीन गंडापुर ने भी अपने कागजात जमा करा दिए हैं। ये जो इलेक्शंस होंगे ये बड़े दिलचस्प होंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें छोड़ी और उसके ऊपर मुकाबला होगा और तमाम PTM की जो जमातें हैं और उनके जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ से उनके कैंडिडेट सब जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा। देखना यह कि कैसे ये चीज़ें मैनेज होंगी और क्या फौरी तौर पे मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। निगरान सेटअप ने पंजाब और KP में इलेक्शंस करवाने हुकूमत के लिए सिचुएशन कोई इतनी आसान नहीं है और अगर इलेक्शंस अभी हो जाते हैं और उसके बाद 6 महीने साल के बाद दोबारा मुल्क इलेक्शंस में जाएगा, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी जी। वैसा बताइएगा, एक तो ये कि ज़रा माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है, APC बुलाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक तो ऑन बोर्ड नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर आपकी तरफ से तो बयानात आ रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि ये हो ना हो हम अपना APC तो ज़ाहिर रहेगी, कंटिन्यू करेंगे और जो फैसले हैं मशावरत है वो होगी। अब क्या ये अच्छा होता कि किसी भी तरह ज़्यादा अपर हैंड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाता और मामला जो है वो खुशअस्लूबी से आगे की तरफ जाते, चूँकि एक अच्छा मौका था ये सीज़ फायर का।
हम देखिए जी, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं और हमने हमेशा कोशिश की है कि जितने जो बड़े पाकिस्तान के मसाइल दरपेश हैं उसमें तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों। तो हमने पहले इक़्तिसादी जो हमें मसाइल दरपेश हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उस पर हमने कई दफ़ा उनको कहा है कि आप चार्टर ऑफ मईशत जो साइन करें, लेकिन इनकी तरफ से मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। आप देखें ना, एक दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान का एक वास्ता बढ़ा है, उनको ख़त्म करने के लिए उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपना एक्शन तो करेंगी, लेकिन साथ उसका पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हमने एपीसी का एक बंदोबस्त किया है और ये कहते हैं, कल इनका शिकवा है कि जी इन्होंने हमें प्रॉपर कोई बुलाया नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी पेशावर में 2 दिन पहले, तो उसमें सरदार अयाज सादिक जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने परवेज खट्टर को फ़ोन किया, असद कैसर को फ़ोन किया, असद उमर को किया कि आए जी एपेक्स कमेटी में आपकी हुकूमत रही है KPK में, तो आप आए, उस पर कोई लामल बनाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात न हों। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हम एपीसी में नहीं आएंगे। तो हमने तो फिर दावत दी, फिर ये तो एक मतलब सुबह शाम अपना स्टांस जो है या बयानियां बदलते रहते हैं। गौसम साहब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप दावत दे रहे हैं, चले जिस खटक साहब को ये कॉल चली गई, दावतनामा पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारे लोगों पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत हमारी गिरफ्तारियां भी करे और साथ ही साथ हम उसी हुकूमत के साथ टेबल पे भी बैठे? नहीं, 2 मुकदमात हैं, हम तो नहीं बना रहे मुकदमात। मुकदमात इनके जो बड़े लीडर हैं, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, जी और फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी पे किसने FIR कराई है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराई है ना जी। जी जी। तो जिस सितारों को आप गालियां देंगे और कहेंगे कि हम धमकी देंगे कि हम आपके बच्चों तक देखें, आपके बच्चों तक जाएंगे, आपकी फैमिलियां भुगतेंगी, अब ये कोई तरीका है बात करने का? अब इस पे भी अगर वो PTI वाले कहें कि जो हुकूमत हमें जो है हमारे पर मुकदमा बना रही है, तो मेरे ख्याल में फिर मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना ठीक, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर गौसम साहब तो क्या हुकूमत इन तमाम इश्यूज़ के पीछे हुकूमत नहीं है? ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत का कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है? बिल्कुल हुकूमत है, लेकिन हुकूमत चाहती है कानून अपरस्त अपनाए। देखो, उसने कानूनी और इसने FIR कराई, और फिर हमने हुकूमत ने, पुलिस ने, और फिर जाके उस एक्शन लिया। अब ये तरीकाकार होता है ना। हमारे तो ये जो इनका दौर था, हम अपोजिशन में थे, तो ये तो गौसम साहब आप ओपोजिशन में थे, सर्विंग जर्नल्स के खिलाफ नाम ले लेके पुकारा गया, तो उस वक्त तो किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी की और ना कोई एक्शन हुआ। तो हुकूमत क्या उस वक्त नहीं थी या कानून की बालादस्ती उस वक्त नहीं थी? देखो जी, जर्नैलों का हमने नाम जरूर लिए, जनरल बाजा का नाम लिया, हामिया नवाज शरीफ साहब ने, जनरल फैज अमीर को भी दिया कि इस हालात के आप जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने उनको गाली नहीं दी। आप आलम सवाती को आप साथ हमारा मुकाबला ना करें। आलम सवाती ने पता है कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ बासठ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे। अब उस पर अगर इदारा एक्शन न ले, मेरे ख्याल में, मैं तो इदारे के साथ हूँ कि अगर इस किस्म की बदतमीजी होती है, चाहे हमारा सेनेटर दोस्त है, भाई है, हमारा कुलीग भी रहा है, मेरे अच्छे टर्म भी रहे हैं, लेकिन उसने अगर गलती की है तो उसका एक्शन होना चाहिए। तो उसमें कोई हमारा उस पर क्या कि हुकूमत ने एक पर्चा कराया नहीं, मैं तो अगर कराया, जिसने भी कराया है, एक सिटिंग डिप्टी कमिश्नर ने उसके खिलाफ वो केस बनाया है और फिर उस पर हम सपोर्ट किए। हम अखलाकी तौर पे हर लिहाज सपोर्ट करते हैं ठीक, कि इदारों की इज्जत तो होनी जब चाहिए, तक इज्जत होनी चाहिए, लेकिन इज्जत एहतराम बिल्कुल ज़रूरी है हर इदारे का। वो समझता लाइन पे रहिएगा। आपने ज्वाइन किया जनाब अमजद खान न्याजी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। न्याजी साहब खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में, और गुफ्तगू आप सुन रहे थे। गौस मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है आप इदारों के खिलाफ बात करेंगे, आप लोगों को गालियाँ देंगे और तो इस तरह के मुकदमात बनेंगे। हुकूमत नहीं है, ये इदारे इंडिपेंडेंट है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब के केस का रेफरेंस उन्होंने दिया और सवाती साहब के केस का, तो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां तो हम नहीं कर रहे, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। भाईजान, पहले बात तो ये है कि हमने कहीं पे भी इदारे को गालियां नहीं दी। अगर कोई गालियां समझता है कि दी है, हमने सच जरूर कहा है और सच हमेशा थोड़ा सा कड़वा होता है। जब कोई इदारा किसी पार्टी की बी टीम बन जाए और वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोने लगे और खो रहा हो, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम सच कहें? क्योंकि हमारी जंग पाकिस्तान की जंग है
हमारी जंग पाकिस्तान की सलामती की जंग है, हमारी जंग पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए है, हमारी जंग पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए है, हमारी जंग पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है, हमारी जंग कोई एनआरओ के लिए नहीं है, एनआरओ के खिलाफ है, और हमारी जंग जो है वो एहतसाब के लिए है और ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए है। ठीक, नियाज़ी साहब आप सही फरमा रहे हैं, जंग आपकी है, लेकिन क्या वजह है इसी जंग के ज़र पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद करने की ज़रूरत है? माशी इस्लाहात, कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जंग आप कह रहे हैं, तो हुकूमत APC बुला रही है ताकि हम जो दहशतगर्दी का नया चैलेंज है, माशी चैलेंज है, इससे निकल सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इनपुट क्यों नहीं इस फोरम पे देना चाह रही? नियाज़ी साहब जी, हम बिल्कुल हर फोरम पे हम लड़ रहे हैं, APC के अंदर हम सोच विचार कर रहे हैं, जी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए है तो हम जरूर उसके अंदर जो हमारा थिंक टैंक है उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा। लेकिन जहां आपके खिलाफ हर रोज मुकदमात और आपको जेलों में डाला जा रहा हो, आपको प्रेशराइज किया जा रहा हो, वहां पे भी एक सोच है। लेकिन हमने हमेशा ये सोच दी है कि पाकिस्तान के वजूद के साथ सबका वजूद है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ठीक है, लेकिन एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आप शामिल नहीं हुए, वो तो प्योरली ज़रा किसी पॉलिटिकल तो नहीं था, ज़रा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसमें भी आपने शिरकत नहीं की। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप APC में शिरकत करेंगे? आपका जो थिंक टैंक है, क्या फ़ैसला उसने किया? और साथ ही साथ ज़रा आप जेल भरो तहरीक के हवाले से भी लीगल टीम के साथ खान साहब मुशावरत कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की है? हमारी बिल्कुल जी बिल्कुल वाज़े है प्लानिंग के हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी आखिरी खून के कतरे तक पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, उसके लिए हम कितनी कठिन सूरत हाल से गुजरना पड़े तो हम गुजर जाएंगे। ठीक, आप कह रहे हैं जितनी भी मुश्किलात आएंगे हम गुजर जाएंगे। गौसम मोहम्मद साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो ज़रा माशी तौर पे है। IMF की टीम यहाँ है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जब नियाज़ी साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था तो दावा ये किया गया था कि चूँकि हम तजर्बेकार भी हैं और इस मुल्क को बेहतर डील करेंगे, बुरा हाल कर दिया इन्होंने इकॉनमी का। उस वक्त आपके मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने जो बजट इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई बजट से एक दिन पहले, तो उसमें 4 सेक्टर्स में ज़बरदस्त अहदाफ अचीव किए थे और माशी तौर पे इतना भी दिवालिया नहीं था। तो उसके बाद जब आप संभालते हैं, IMF को ना बेहतर डील नहीं कर सके, इसहाक डार साहब ने दावा किया कि डॉलर को नीचे लेके आ जाएंगे, नहीं कर सके। अवाम तो आपसे रिलीफ मांग रहे थे, तो इस वक्त तो रिलीफ के बजाय जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें तो मज़ीद हमें सख्तियाँ झेलना पड़ेंगी IMF की तरफ से। तो रिलीफ कैसे दिया जाएगा आवाम को, और इस मुश्किल सूरत हाल से, माशी जो दलदल है, इससे कैसे निकलेंगे हम? गौसम साहब देखें जी, इसहाक डार साहब 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के वजीर खजाना रहे, और आप देख रहे हैं कि वहाँ उनकी कारकर्दगी कैसी रही। उन्होंने IMF से डील की और फिर IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, और 2017 में ये नवाज शरीफ ने कहा था आप हम IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा जी, हमें अपने पाँव पर खड़े हो गए और मीशत हमारी आगे चलेगी। लेकिन 2018 में फिर मखसूस तरीके से मियाँ साहब की हुकूमत को फारिग किया गया, अकामे की बुनियाद पर किया गया और इल्ज़ाम तराशी की गई कि ये है और वो है, और फिर मतलब बेटे से तनख्वाह रहने पर उनको नायब किया गया। फिर मुल्क में जो सियासी तौर पर इंस्टेबिलिटी आई तो हालात फिर जो फिर 18 में इनको हुकूमत मिली, तो इन्होंने IMF से फिर डील करने में देर लगाई, ठीक है ना। एक तो उन्होंने उस वक्त IMF से डील की जब पाकिस्तान की मीशत और नीचे चली गई थी। दूसरा फिर इस जो शराइत पे एक लोन लिया था IMF से, उनकी खिलाफ वर्जी की, ठीक, जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और जो पाकिस्तान का जो परसेप्शन दुनिया में था वो खराब हुआ कि ये लोग मतलब इंटरनेशनल कुव्वतों से मुआहदे करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से मुआहदे करते हैं और फिर उसकी वायलेशन करते हैं। जब इमरान खान को पता चला कि मेरी हुकूमत जा रही है, तो जो उन्होंने एग्रीमेंट IMF से किए थे वायलेट किया, अपनी पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए पेट्रोल के रेट कम कर दिए, और फिर 2 में ये सिलसिला चलता रहा।
तो मैंने ये 40-50 रुपए जो रेट उनको बढ़ाने का एग्रीमेंट किया था वो नहीं बढ़ाए बल्कि कम किए, जिससे उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन ये 10-11 महीने हो गए। एक तो IMF हमारे सिफारिश से बात करने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि किसी मुआहदे की पासदारी लोग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से हमने उनको मनाया है। ठीक है। और दूसरे ये कहते हैं कि जी आपका फरमाना है कि जी डार साहब ने कहा था 200 से नीचे डॉलर लूंगा और ये करूंगा वो, तो इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा, लेकिन जरा तो हमें कुछ टाइम तो दें ना जी। ठीक, मैं कहता हूँ जून तक, मैं आपका आज के दिन कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हालात बहुत बेहतर होंगे। और गौस मोहम्मद साहब, हम भी यही चाहते हैं हालात बेहतर हों। हमें तो ज़ाहिर है कोई ना इसहाक डार साहब से, ना मुफ्ता इस्माइल साहब से, ना जनाब हफीज़ साहब से कोई वो है। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो, लेकिन बेहतरी की तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो आपने कहा कि इसहाक डार साहब ने 2013 से 18 तक मैनेज किया, 18 तक इसहाक डार साहब ने कैसे मैनेज किया, इस पर डॉक्टर शफाक हसन साहब ख़ुद कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को मसनूई तौर पे डॉलर मैनेज किया और एक सुरंगें बिछा के गए थे। आने वाली हुकूमत को इन सब चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ना था, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती थी ख़जाना खाली है, आप भी यही कह रहे हैं, और कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये 4 साल जो है वो तबाही के हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ी। तो जब इक़्तिदार आपको मिल गया था, तहरीक एतमाद आपकी कामयाब हो गई थी, मियाँ साहब ने कहा कि हमें फ़ौरी इंतखाबात में जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम इस मैंडेट के साथ आगे नहीं चल सकते। लेकिन उस वक्त आपकी जो टीम थी, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, उन्होंने सब ने कहा कि नहीं, हम इससे निकल आएंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास थी ना। आप भले आप पिछली हुकूमत पे, PTI पे चीज़ें कहें कि उनकी शराइत सही नहीं थी, या उन्होंने एग्रीमेंट्स पे अमल दरामद पूरी तरह IMF के साथ नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपके पास थी, रिपोर्ट्स आपको मिल चुकी थी कि हम स्टेटस क्या है इस वक्त पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का। अब देख लें ना, उस वक्त आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। हमारा जो अंदाज़ा था कि हम मीशत को ठीक कर लेंगे, बिल्कुल हमने होमवर्क करके ये एक बात की थी, लेकिन 2 मसले दरपेश हुए। एक तो जिस तरह की पीछे जून से लेकर अगस्त तक जो फ्लड आया, और फिर जो बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके मुतासर हुए, एक तो वो इकानमी का बहुत बड़ा जी, और दूसरा फिर जो हमारे साथ हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, वहाँ के जो तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। एक जहाँ से हमें कोई दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा है, वहाँ फाइनेंशियल बड़ा लॉस हो रहा है, वहाँ की कोई इकानमी नहीं है। वही डॉलर जो है वो पाकिस्तान से खरीद के जा रहे हैं। और फिर आज कल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट थी कि रोज़ाना जो है 50 लाख डॉलर जो है वो पाकिस्तान से ये जो है वो ये अफगानिस्तान में समगल कर दिए जाते हैं। ये तो एक उनका अंदाजा है कि मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा जा रहे हैं। अब 50 लाख अगर दिन रोजाना और की बुनियाद पर हों तो फिर गौस मोहम्मद साहब, ये तो आज ये कह रहे हैं, इससे पहले भी जब आपकी हुकूमत थी और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो जिस शहर में हम बैठे हैं यहाँ से तो कश्तियाँ भर के पैसे जाते थे। तो ये तो हकीकत है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता, कोई काम नहीं करता, हुकूमत किसी की भी हो। तो ये जो डॉलर्स वाली बात है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी चीज़ को तो रोकना था, जो कि नहीं रुक रही, तो फेलियर तो आपकी हुकूमत का है, क्योंकि 8 महीने से 9 महीने से हुकूमत तो आपकी है। मेरी बात है, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए हम इनकी मिन्नतें भी करते रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, को लायाल बनाओ। लेकिन गौस साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापसी पे अमजद खान नियाज़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा। लेकिन ये हो नहीं सकता ना कि एक तरफ आप किसी को थप्पड़ मारे और दूसरी तरफ उसको कहें कि आप रोए भी नहीं और टेबल पे भी बैठे, तो ये पॉसिबल नहीं है। थप्पड़ मार रहे हैं हम तो बल्कि हमें वो थप्पड़ मार रहे हैं, वो काम मार रहे हैं सर। शेख रशीद साहब का क्या हाल किया आपने? कहते हैं इल्जाम तराशी करते हैं, रोजाना अफवाहें जो है वो छोड़ते हैं। इस पे मैं आऊँगा, नियाज़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। गौस मोहम्मद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के से वापस आएंगे तो अमजद खान नियाज़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। और इसमें पॉलिटिकली जो हमें डायलॉग है या पिछले दिनों से कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, वो भी अब तातुल का शिकार है। मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातें जो हैं वो अपने दरवाजे बंद नहीं करती, लेकिन हमें यहाँ पे डेडलॉक नज़र आ रहा है। और ये डेडलॉक जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को संजीदगी से APC को संजीदा लेना होगा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। देखना यह है कि क्या फैसला होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।